स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। काली सिंध नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ई यमुना, बी नर्मदा, सी चंबल, डी तापी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यमुना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बनास नदी राजस्थान में स्थित है। इसके मुख्य सहायक नदियां बिराज नदी और कोटारी नदी है। यह नदी शिवपुर के उत्तर में चंबल नदी में मिलने से पहले मैदानी इलाकों में उत्तर पूर्व की ओर बहती है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। चिनाब रेल पुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ना है। 2. यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चिनाब रेल पुल उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक परियोजना का एक अभिन्न हिस्सा है। यह महत्वाकांक्षी रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने, कनेक्टिविटी बढ़ाने तथा क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है, अतः कथन 1 सही है। यह पुल विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है जिसकी ऊंचाई चेनाब नदी से 359 मीटर या 1178 फीट है। यह इसे एफिल टावर जिसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर 984 फीट है से भी ऊंचा बनाता है, अतः कथन 2 सही है। चेनाब पुल को 120 साल की उम्र के हिसाब से बनाया गया है। यह 260 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति और भूकंपीय गतिविधि को वहन करने में सक्षम है, जो इसे आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अद्वितीय उदाहरण बनाता है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उच्च तकनीक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर चीन का बढ़ता नियंत्रण वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक तनाव में वृद्धि कर रहा है। 2. इनकी सीमित उपलब्धता और कुछ क्षेत्रों तक ही उनका संकेंद्रण होने से आपूर्ति श्रृंखला कमजोर हो सकती है तथा प्रमुख उद्योग बाधित हो सकते हैं। 3. भारत में उपलब्धता, आयात निर्भरता तथा भविष्य की प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ ऊर्जा और कृषि के लिए इनके महत्व के आधार पर 30 महत्वपूर्ण खनिजों को चिन्हित किया है। उपर्युक्त में से कितने सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महत्वपूर्ण खनिज उच्च तकनीक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर चीन का बढ़ता नियंत्रण वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक तनाव में वृद्धि कर रहा है, अतः कथन 1 सही है। इन खनिजों की सीमित उपलब्धता और कुछ क्षेत्रों में संकेंद्रण आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को जन्म दे सकता है तथा प्रमुख उद्योगों को बाधित कर सकता है, अतः कथन 2 सही है। भारत सरकार ने त्रिस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से संसाधन उपलब्धता, आयात निर्भरता और भविष्य की प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ ऊर्जा और कृषि के लिए महत्व के आधार पर 30 महत्वपूर्ण खनिजों को चिन्हित किया है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने हेतु उत्तरदायी है। 2. यह प्रतिस्पर्धा रोधी परिणामों को रोकने के लिए विलय, अधिग्रहण और संयोजनों की समीक्षा कर सकता है। 3. ग्रीन चैनल कम जोखिम वाले सौदों को स्वतः मंजूरी प्रदान करता है, लेकिन अधिकांश सौदों को वर्तमान में भी दीर्घकालिक समीक्षा का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से बाजार प्रभुत्व संबंधित चिंताओं के कारण। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या सीसीआई यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने हेतु उत्तरदायी है, अतः कथन 1 सही है। यह प्रतिस्पर्धा रोधी परिणामों को रोकने के लिए विलय, अधिग्रहण और संयोजन की समीक्षा करता है, अतः कथन 2 सही है। ग्रीन चैनल तंत्र कम जोखिम वाले संयोजनों की स्वचालित स्वीकृति की अनुमति देता है, लेकिन अधिकांश सौदों को वर्तमान समय में भी दीर्घकालिक समीक्षा का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से उस स्थिति में जब बाजार प्रभुत्व एक चिंता का विषय है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 में देशों द्वारा अपने एनडीसीज या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों के उपयोग का प्रावधान है। 2. राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय नीतियों द्वारा विनियमित अनुपालन बाजार मुख्य रूप से कैप एंड ट्रेड सिद्धांत के तहत संचालित होते हैं, विशेष रूप से यूरोपीय संघ में। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 में देशों द्वारा अपने एनडीसी या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों के उपयोग का प्रावधान या कथन 1 सही है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों द्वारा विनियमित अनुपालन बाजार मुख्य रूप से कैप एंड ट्रेड सिद्धांत के तहत संचालित होते हैं, विशेष रूप से यूरोपीय संघ में कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण खनिजों का हिस्सा है? 1 बेरिलियम, 2 इंडियम, 3 सोडियम, 4 टिन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 3, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 3 और 4, डी केवल 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महत्वपूर्ण खनिज। भारत सरकार ने 3 चरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से संसाधन उपलब्धता, आयात निर्भरता और भविष्य की प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ ऊर्जा एवं कृषि के लिए महत्व के आधार पर 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है। ये खनिज है एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा या कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोल्बिडेनम, नियोबियम, निकल, पीजीई, फास्फोरस, पोटाश, आरईई, रीनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटालम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, दालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश है। 2 दालें संपूर्ण कृषि वर्ष, खरीफ, रबी और जायद मौसम में उत्पादित की जाती हैं। 3 फलीदार होने के कारण सभी दालें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में सहायता करती हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, वैश्विक उत्पादन का 25%, उपभोक्ता विश्व उपभोग का 27% और आयातक 14% है। अतः कथन 1 सही है। दालें संपूर्ण कृषि वर्ष, खरीफ, रबी और जायद मौसम में उत्पादित की जाती हैं। चना, मसूर जैसी रबी किस्म की दालों को विकास के दौरान शीत जलवायु और परिपक्वता के समय उष्मा की आवश्यकता होती है। मूंग, उड़द जैसी खरीफ किस्म की दालों को उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः कथन 2 सही है। फलीदार फसलें होने के कारण अरहर को छोड़कर सभी दलहन वायु से नाइट्रोजन को स्थिर करके मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में सहायता करते हैं। अतः इन्हें ज्यादातर अन्य फसलों के साथ चक्रीय क्रम में उत्पादित किया जाता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2010 में स्थापित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की सबसे पहले सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ए केलकर समिति, बी रघुराम राजन समिति, सी नचिकेत मोर समिति, डी दीपक मोहंती समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी रघुराम राजन समिति। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एक गैर सांविधिक शीर्ष परिषद है जिसे वर्ष 2010 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किया गया था। यह वित्त मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करती है। एफएसडीसी के गठन का विचार सबसे पहले वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर गठित रघुराम राजन समिति द्वारा सुझाया गया था। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जो वैश्विक जलीय कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 2 गुजरात भारत में अंतर्देशीय मछली उत्पादन में लगातार शीर्ष स्थान पर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत दुनिया में चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश है, इसलिए कथन 1 सही है। भारत मछली निर्यात में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है जो वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है। शीर्ष मछली उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 NAFED बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है और सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। 2 इसकी स्थापना वर्ष 1958 में कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1।
चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है, अतः कथन एक सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, इसलिए कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कब लॉन्च किया गया? ए जनवरी 2020, बी अक्टूबर 2021, सी मार्च 2022, डी जुलाई 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अक्टूबर 2021। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 100 लाख करोड़ रुपए की एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। इस योजना का उद्देश्य परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना, समय सीमा को कम करना तथा अंतर मंत्रालयी बाधाओं को दूर करके भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। पीएम गति शक्ति का विजन एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, जो जीवन को आसान बनाए, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे और भारतीय व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाए, अतः विकल्प बी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की? ए वाई रेड्डी, बी सी रंगराजन, सी रघुराम राजन, डी एन.के. सिंह। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।